हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज मंथन पटेल और फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर चालू कर रहे थे और अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन किए थे। उसमें से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन जो कि एक साथ कंबाइंड चलने वाले चैप्टर है उसको हमने खत्म कर दिया। रेडी। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर चालू करने वाले, सरफेस केमिस्ट्री। रेडी। ध्यान रखिएगा खास। और इस वीडियो को जहां जहां जिन बच्चों के पास रिक्वायरमेंट है, जिन बच्चों को उस तक पहुंचाइएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं चैप्टर। पीछे बोर्ड में जो भी लिखा हुआ है फिलहाल उस पर ध्यान मत दीजिएगा, पहले मुझे मतलब समझाना है आपको। सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, उसके अंदर हमने कौन कौन सा फिनोमिनन पढ़ना है। रेडी। खास याद रखिएगा, मिस्टेक ना। बराबर। पहले से आप लोग, क्योंकि जो जो चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा, इसके कुछ टर्म्स आपके दिमाग में बैठेंगे। फॉर एग्जांपल एडजॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, जॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, ये सारे टर्म्स प्रॉपरली अगर आपके दिमाग में बैठ गए, प्रॉपरली आपको समझ में आ गया कि ये सब क्या है, तो आगे जो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ पढ़ने हैं, क्लियर, एडजॉर्प्शन पढ़ने हैं, वो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएंगे। क्लियर। तो पहले जो बेसिक है उसका वो आपको खास दिमाग में बैठना चाहिए, इसलिए मैंने टर्म टू टर्म, एक लाइन टू लाइन मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। रेडी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये सब टर्म्स के मतलब क्या है, फिर मैं आपको डेफिनेशन वाइज समझाऊंगा। बराबर। समझना। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। सरफेस केमिस्ट्री मींस व्हाट, कि हम जितने भी प्रकार की अलग अलग, जैसे कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, जैसे कि मैंने लिक्विड लिक्विड केमिकल रिएक्शन करवाई, सॉलिड सॉलिड करवाई, सॉलिड लिक्विड करवाई, व्हाटएवर। क्लियर। आप लोग एक चीज याद कीजिए, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने जब अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन बनाए थे, जिसके अंदर हमने सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनाया था, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनाया था, सॉलिड गैसियस सॉल्यूशन बनाया था। क्लियर। वैसे ही उन 9 टाइप्स के अंदर एक टाइप ऐसा था जिसका, याद कीजिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। उसका एक एग्जांपल ऐसा था जिसमें हमने ऐसा टर्म लिखा था, एड्जॉर्प्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम मेटल। पैलेडियम मेटल की सरफेस के ऊपर H2 गैस का एड्जॉर्प्शन। क्लियर। ये चीज हमने वहां पे बोली थी, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या है ना, वो आपको इस चैप्टर में पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। रेडी। समझिए, सरफेस केमिस्ट्री मतलब क्या, कि भाई केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहां के जिसके अंदर हम सरफेस के ऊपर होने वाली जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली जो आप पढ़ के आए हो, जैसे कि कोरोजन। कोरोजन जो है वो क्या होता है, सरफेस से शुरू होता है। क्लियर ना। आपने कभी ऐसा देखा कि भाई आयरन का डंडा मेरे पास है, सपोज कोई रोड है, उसको मैंने किसी पानी के अंदर डुबोया, फिर उसको मैंने बाहर निकाला, तो पूरा डंडा अंदर से सड़ जाएगा? नहीं, पहले उसकी सरफेस जो है वो कोरोइड होगी। क्लियर ना। वो पहले खराब होगी। यानी कि सरफेस के साथ जो भी छेड़खानी होती है, सरफेस के साथ जो भी चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस हमें पढ़ने होते हैं किसके अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। क्या लिखा है, केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिनोमेना इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ पे एक चीज लिखना रह गया हूं, केमिस्ट्री विच डील्स विद फिनोमेना ऑफ सरफेस, फिनोमेना ऑफ सरफेस, फिनोमेना ऑफ सरफेस। सरफेस के रिगार्डिंग हम जितने भी फिनोमेना पढ़ते हैं वो सारा का सारा क्या कहा जाता है, सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल कोरोजन है, प्रोसेस ऑन इलेक्ट्रोड, अगले चैप्टर में हमने पढ़ लिया ना। अगले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने वो बात पूरी दिमाग में उतार ली कि भाई इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोसेस होती है, प्रोडक्ट मिलती है। कोई ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो गल जाता है पूरा, सामने कोई इलेक्ट्रोड पूरा ऐसा मोटा सा हो जाता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लेयर बन जाते हैं। रेडी। तो सरफेस के ऊपर वो सारी प्रोसेस होती है, तो वो सब कुछ गिना जाता है किसके अंदर, ध्यान रखिएगा, किसके अंदर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। क्लियर। अब समझिए, ये सब उसका एग्जांपल है। आगे मैंने 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, एड्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, जॉर्प्शन। क्लियर। ये सब कुछ आता है किसके अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे एक बात आप लोग दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, हम इस चैप्टर के जो इनिशिएटिव टर्म है वो 2 टर्म को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। एक है एड्जॉर्प्शन और एक है एब्जॉर्प्शन। समझना, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एड्जॉर्प्शन, एडी, याद रखिएगा, एडी और एबी उतना फर्क है, एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन के बीच में। समझना, बहुत इजी, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि एक्चुअल प्रोसेस है क्या। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एड्जॉर्प्शन, समझना, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का जो डिफरेंट है वो डिफरेंट आपको एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप लोग को फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन भी दिमाग में आ जाएगा, डिसॉर्प्शन समझ में आ जाएगा, जॉर्प्शन समझ में आ जाएगा। क्लियर।
तो एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एक चीज जो आपको पता है, मैंने वो चीज यहाँ पे इसलिए लिखी नहीं है, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब होना, कोई भी चीज क्या होना, एब्जॉर्ब होना। रेडी? एक बेस्ट एग्जांपल जो हर एक बुक के अंदर दिया हुआ है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट भी किया गया है, लाइक स्पॉन्ज। आपके पास एक स्पंज है, क्लियर, जो हम सोफे के अंदर लगाते हैं, हमारे जो बेड की जो शीट्स होती है उसके अंदर होता है वो स्पंज। वो स्पंज नॉर्मल कंडीशन में अलग होता है, लेकिन जैसे ही मैं उसको किसी लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर जैसे ही मैंने उसको क्या किया, डिसॉल्व, उसके अंदर मैं जैसे ही डुबोया, डीप किया, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा ऐसा भद्दा सा हो जाएगा, थोड़ा मोटा सा हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसके जितने भी पार्टिकल है, जितने भी वो स्पंज के जितने भी उसके पास जितने भी होल्स वगैरह है, वो क्या करेंगे, वो सारे पानी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। समझना, मैं यहां पे सिर्फ लिख रहा हूं एब्जॉर्प्शन। रेडी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है, वो एब्जॉर्प्शन के अंदर हम करते क्या है, यूनिफॉर्मली। एक ही चीज दिमाग में रखिए, यहां पे एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी चीज अंदर एब्जॉर्ब हुई वो क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। बस ये एक चीज दिमाग में रखिए, तो भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रेडी? खास एक बात समझिए कि एब्जॉर्प्शन के अंदर अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पाते हैं, जैसे कि मैंने स्पंज को अंदर डाला तो पूरा एब्जॉर्ब हो गया। रेडी? एक दूसरा एग्जांपल है बिस्किट। बिस्किट को जैसे हमने कॉफी के अंदर या चाय के अंदर डुबोया, तो वो क्या कर लेगा, सारी चाय को खुद के अंदर सोख लेगा। वो भी बेस्ट एग्जांपल है इसका। रेडी? एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो हम मैं हर वक्त उसी का एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल क्या, गुलाब जामुन। जैसे कि शुगर सिरप होती है, आप समझना, जो हलवाई होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुलाब जामुन होते हैं ना, घर का भी सपोज हम बनाते हैं, तो वो जो गुलाब जामुन होते हैं वो साइड में रखते हैं, उसके बाद उसको किसके अंदर डालते हैं, जो शुगर सिरप होता है, जिसको आप चाशनी बोलते हो, उसके अंदर डालते हैं। यानी वो सारी जो शुगर सिरप है वो क्या कर लेता है, गुलाब जामुन खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर ना? तो ये सारे के सारे उसके एग्जांपल है, स्पंज है, वो सब मैंने एग्जांपल बताया। बेस्ट दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा कि चौक जो है, वो चौक को आपने पानी में डुबो दिया, पानी में डाल दिया चौक पूरा, समझना, तो क्या होगा, आपने उसके अंदर उसको डुबोया हुआ रखा, तो क्या कर लेगा, चौक जो है धीरे धीरे पानी खुद के अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? ये सारे फिनोमेना आप लोग जानते हो, आप लोग ने देखा हुआ है, लेकिन हमें उसको सिर्फ बाइफरकेट करना है कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन मींस व्हाट, जिसके अंदर जो भी चीज एब्जॉर्ब होती है वो क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर मैं आपको दो टर्म समझाता हूं, क्योंकि ये दो टर्म के डिपेंड पे इसके भी, यानी कि एब्जॉर्प्शन के भी दो टर्म टिके हुए हैं। ठीक है, समझना, यहां पे जो दो टर्म है उसमें पहला टर्म है एब्जॉर्बेंट और दूसरा टर्म है एब्जॉर्बेट। समझना, बहुत इजी है। एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेट समझना, एब्जॉर्बेंट मतलब क्या है। एक एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि भाई मैंने गुलाब जामुन का एग्जांपल लिया था, गुलाब जामुन और उसकी जो शुगर सिरप होती है वो, तो गुलाब जामुन को जब हम शुगर सिरप में डालते हैं तो वो क्या करता है, शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो एब्जॉर्ब्ड कौन हुआ, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब्ड हुआ, कौन एब्जॉर्ब हुआ, तो सिरप था वो। तो वो जो सिरप है वो क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्बेट। जो एब्जॉर्ब्ड हुआ हमारी सरफेस के ऊपर, हमारा जो गुलाब जामुन था उसकी सरफेस के अंदर आके पूरे गुलाब जामुन में क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, बराबर, तो वो क्या कहा जाएगा, एब्जॉर्बेट। और जो गुलाब जामुन है, मतलब कि जिस चीज के ऊपर ये पूरी प्रोसेस हुई, क्या, जैसे कि गुलाब जामुन था, तो गुलाब जामुन हमारा एक पार्ट चीज हो गई कि उस चीज के ऊपर हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो जो चीज है वो क्या कही जाती है, एब्जॉर्बेंट। क्या कही जाती है, एब्जॉर्बेंट। दिमाग में रखना खास, क्लियर। ये जो फिनोमेनन है वो अगर आपको दिमाग में बैठ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन, उसके अंदर दो पार्टीशन है, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट। समझ में आ गया। एब्जॉर्बेंट मींस व्हाट, जो एब्जॉर्ब होता है, एंड एब्जॉर्बेंट मींस व्हाट, जिसके ऊपर ये सब प्रोसेस होती है, मतलब जो क्या करता है, चीज को एब्जॉर्ब करता है। जैसे शुगर को एब्जॉर्ब करने वाला गुलाब जामुन, क्लियर ना। चाय को एब्जॉर्ब करने वाला कौन, बिस्किट, तो बिस्किट हो जाएगा एब्जॉर्बेंट, चाय हो जाएगी एब्जॉर्बेट। स्पंज पानी अंदर क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, तो पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेट, स्पंज क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट। चौक पानी,
पानी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट, चौक क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल से आपको एक बात तो दिमाग में क्लियर बैठ गई कि एब्जॉर्प्शन फिनोमिना एक्चुअल में है क्या। डन? क्लियर? और ये चीज, ये वर्ड जो है वो तो आप बहुत बार पढ़े हो केमिस्ट्री के अंदर, इवन 11th के अंदर भी आ गया होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये होता है, वो होता है, बराबर। तो एब्जॉर्प्शन तो दिमाग में आ जाता है, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सारी बातें ओरली बता दी है और यहाँ पे मैंने वो दो चीज को मेंशन भी कर दिया, विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, बराबर। अब समझिए एड्सॉर्प्शन क्या है, खास दिमाग में रखिएगा। एड्सॉर्प्शन मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, क्या एड्सॉर्प्शन दिमाग में रखिएगा। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडी। अब देखिए एड्सॉर्प्शन जो है मैंने उसको यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, वैसे ही जैसे ये एब्जॉर्प्शन होता है वैसा ही फिनोमिनन है क्या, एड्सॉर्प्शन। पहले मैं आपको एग्जांपल के देके समझाता हूं। अब एक्चुअल में जो एड्सॉर्प्शन है ना वो सरफेस फिनोमिना, क्यों आपको एक बात मैं बताता हूं कि सरफेस फिनोमिना मतलब व्हाट, कि भाई सरफेस के ऊपर ही वो प्रोसेस चल रही है। गुलाब जामुन के सरफेस के ऊपर शुगर सिरप नहीं रहती, सारा गुलाब जामुन जो होता है सारा का सारा शुगर सिरप उसके अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? सिर्फ स्पंज के ऊपर सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता, क्या होता है, सारा स्पंज, पूरा जो स्पंज है वो सारा पानी सोख लेता है, सारा पानी खुद के अंदर आ जाता है। समझ में आई बात? क्लियर? वो सारा पानी उसके अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो एब्जॉर्ब होता है, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने ये बोर्ड है उसके ऊपर ऐसे यहां पे लाइन किया, तो क्या यहां पे से ये जो मेरे पास पेन है, मार्कर है, उसके अंदर से जो इंक निकली, क्या वो इंक पूरे बोर्ड के अंदर एब्जॉर्ब हुई, पूरे बोर्ड के अंदर सोख ली गई? नहीं। पर क्या हुआ, सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर ही वो चीज रही ना, और ये सिर्फ पेनिट्रेट करेगी कहां पे, सिर्फ सरफेस के ऊपर, ना कि पूरे पार्टिकल, पूरे कंपाउंड, पूरी चीजों के ऊपर नहीं, बल्ब के अंदर नहीं घुस पाएगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहेगा। मतलब कि वो सरफेस फिनोमिनन हुआ, और उसी को कहते हैं क्या, एडसॉर्प्शन। समझना, एडसॉर्प्शन, एडी, एडसॉर्प्शन। बहुत ही इजी और दिमाग में बिठ जाए, आपको आसानी से बैठ जाए, उसी तरीके से आपको समझा रहा हूं एग्जांपल देके। चलिए वही एग्जांपल मैं दूसरी बार आपको समझाता हूं। मैंने बिस्किट लिया है, चाय दिया है, मैंने बिस्किट को चाय के अंदर डुबा के रखा, तब जाके धीरे धीरे चाय एब्जॉर्ब हुई ना। मैंने जैसे ही बिस्किट डुबाया और चाय से बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा, अंदर का बिस्किट तो अभी क्या है, चाय एब्जॉर्ब कर पाई नहीं, बिस्किट पूरे अंदर जो चाय है उसको पूरी तरीके से अंदर ले पाया नहीं, बल्कि सरफेस के ऊपर क्या हुआ, थोड़ा सा वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। तो सरफेस के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको कहते हैं एडसॉर्प्शन। सीधी बात, क्या सरफेस के ऊपर होने वाला एब्जॉर्प्शन कहा जाता है एडसॉर्प्शन। ठीक है? दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से, वैसे सुनना और नोट डाउन करते रहना सारी बातों को। क्लियर? देखिए यहां पे मैंने उसका एग्जांपल, सॉरी डेफिनेशन लिखी हुई है, that what the phenomenon of attracting and retaining the molecules of the substance on the surface of solid. Simple. Surface of solid, सॉलिड की क्या, सॉलिड की सरफेस के ऊपर, समझना क्या, सॉलिड की सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होना या रिटेन होना, उसके ऊपर आना, अट्रैक्ट होना, वापिस आना, रिटेन होना। क्लियर? वो क्या कहा जाता है, जैसे कि ये बोर्ड हमारी सरफेस है, मैंने उससे इंक से इसके ऊपर ऐसे लाइन किया, तो वो क्या करेगा, इंक के मॉलिक्यूल को खुद के ऊपर पकड़ के रखेगा, यानी कि अट्रैक्ट करके रखेगा। ऐसा हुआ मैंने यहाँ पे लाइन किया और वो ऐसे नीचे गिर गया? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उसको क्या किया, पकड़ के। मैं आपको वो भी समझाता हूं क्यों वो पकड़ के रखता है, सरफेस फिनोमिनन क्यों होते हैं, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। एडसॉर्प्शन वो हमारी थियरी है, एडसॉर्प्शन के पीछे का रीजन क्या है मैं आपको वो समझाऊंगा, समझना अच्छी तरीके से, बराबर? ध्यान रखिएगा खास। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए, क्या, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। डन? चलिए, जैसे एब्जॉर्प्शन के दो पार्ट थे, एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, वैसे ही इसके भी दो पार्ट है, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। समझना, वही चीज मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं। यही जैसे मेरे पास ये बोर्ड है और मेरे पास ये क्या है, मार्कर है। क्लियर? उससे मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, जो चीज, जैसे वहां पे जो चीज एब्जॉर्ब होती थी, वैसे यहां पे जो चीज एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब मींस व्हाट, सरफेस के ऊपर का एब्जॉर्प्शन। मतलब कि यहां पे कौन एब्जॉर्ब हुआ, इंक। इंक हुआ ना, इंक सरफेस के ऊपर आया, यानी कि सरफेस के ऊपर इंक आया, तो वो इंक क्या कही जाएगी, एडसॉर्बेट। क्या कही जाएगी, एडसॉर्बेट। समझना,
और एड्सॉर्बेंट कौन कहा जाएगा? ये बोर्ड, सिंपल, ये बोर्ड क्या कहा जाएगा? एड्सॉर्बेंट। अब आप खुद से दिमाग लगाइए कि अगर मैंने चौक है उसको पानी में डुबोया और तुरंत बाहर निकाल लिया, चौक जो है मैंने उसको पानी में डुबोया तुरंत बाहर निकाल लिया, तो कौन एब्जॉर्बेंट हुआ, कौन एब्जॉर्बेट हुआ? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्लियर? खुद से दिमाग लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया सब कुछ। जैसे कि ये बोर्ड था, मेरे हाथ में मार्कर थी, उसमें से निकलने वाली इंक जो है वो एब्जॉर्बेट है, हमारा जो बोर्ड है वो एब्जॉर्बेंट है। देखिए, जिन बच्चों को समझ में ना आए वो लोग एक बात दिमाग में रखिए, आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़े हो, वो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने एक चीज अच्छी तरीके से पढ़ी थी, क्या? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उससे भी याद हो जाता है। सॉल्यूट मींस व्हाट? सॉल्यूट, एब्जॉर्बेट, सॉल्वेंट, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। दिख ही रहा है, एब्जॉर्बेट, सॉल्यूट, जो नमक, जैसे हम एग्जांपल है सॉल्यूशन में, नमक जो घुलता है, एब्जॉर्बेट जो सरफेस के ऊपर जाता है, एब्जॉर्बेंट सरफेस, जो सरफेस है वो क्या है? एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब करता है। सॉल्वेंट जो डिसॉल्व करता है खुद के अंदर, किसको? सॉल्यूट को, वो सॉल्वेंट। वैसे ये एब्जॉर्बेंट, सिंपल है। देखिए, एक बात दिमाग में रखिए कि जितना आप खुद से दिमाग लगाओगे उतनी ये थियोरिकल पोर्शन जो है वो आपको आसानी से और बहुत ही जल्दी से समझ में आने लगेगी। रेडी? एब्जॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, एमसीक्यू लेवल पे जब ये टेस्ट करके पूछते हैं तो आपका दिमाग ही काम में आता है। आपको जब आपने ये फंडे पढ़े होते हैं, आप एग्जांपल के साथ दिमाग में सोच सकते हो कि मेरा एब्जॉर्बेंट कौन है और मेरा एब्जॉर्बेट कौन है। डन? समझ में अच्छी तरीके से समझ में आई बात? एब्जॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट, मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट इज एब्जॉर्बेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्सटेंस दैट इज एब्जॉर्ब्ड। देखो, हो गया, जो एब्जॉर्ब्ड हुआ वो कौन कहा जाएगा? एड्सॉर्बेट। और द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विथ एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, ऐसी सरफेस जहां पे ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हुई। कहा ना मैंने, सरफेस जहां पे क्या हुआ? सॉरी, एड्सॉर्प्शन हुआ, वो क्या कहा जाएगा? एड्सॉर्बेंट। समझ में आ गई बात? एग्जांपल है, खुद से दिमाग लगाइएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर बताना है आपको। तीन एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं। बिस्किट डुबो के बाहर निकाल लिया, गुलाब जामुन डुबो के बाहर निकाल लिया, और चॉक डुबो के बाहर निकाल लिया। तो ये तीनों केसेस के अंदर कौन मेरे एब्जॉर्बेट होंगे, कौन मेरे एब्जॉर्बेंट होंगे, उसका आंसर मुझे चाहिए हर एक बच्चों से। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास। चलिए, अब दूसरे कुछ फिनोमिनन यहाँ पे मैं पढ़ाता हूं आपको। एक फिनोमिनन है डिसॉर्प्शन। एक्चुअल में डिसॉर्प्शन और जॉर्प्शन जो बच्चे उसके बीच में, वो बच्चे ऐसा लगता है कि भाई वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। नहीं, ऐसा नहीं है। समझो, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस और डिसॉर्प्शन प्रोसेस वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एड्सॉर्प्शन सरफेस के ऊपर होने वाला एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन सरफेस के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन हुआ था उसको पकड़ के मैं बाहर निकाल लेता हूं। जैसे कि ये सरफेस है मेरे पास, ये हाथों के ऊपर जो सरफेस है, वहां पे मैंने कोई एक सब्सटेंस सरफेस के ऊपर डाला। अब इसको जैसे मैंने यहां से हटा लिया, तो जो मैंने हटा लिया वो हो गया डिसॉर्प्शन। सिंपल। देखिए, एग्जांपल के साथ समझिएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री विद एग्जांपल आपको बहुत दिमाग में, अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी। क्या? डिसॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस। सरफेस के ऊपर से, देखो डेफिनेशन भी मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के ऊपर से सब्सटेंस को रिमूव करने की प्रोसेस जो एड्सॉर्ब्ड हुआ है, सॉरी एड्सॉर्ब रहेगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस, जो अंदर गया था, मैंने कहा ना, जो एड्सॉर्ब हुआ था, जो यहाँ पे एड्सॉर्ब हुआ था, उसको रिमूव करने की प्रोसेस क्या कही जाती है? डिसॉर्प्शन। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री को आप विद एग्जांपल जितना समझोगे उतना आपको दिमाग में ज्यादा बैठेगा, याद रखना खास। चलिए, अब ये जो पोर्शन है उसको खास याद रखिएगा। ये जो है वो जॉर्प्शन जो है वो जॉर्प्शन इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि जॉर्प्शन के अंदर आपको तीन चीजें समझनी है आगे जाके। वो क्या है मैं आपको जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जॉर्प्शन का मतलब समझिए। जॉर्प्शन मींस व्हाट? कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। क्या? जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों चीज साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही है। मतलब क्या? समझाता हूं। स्पंज है, पानी में डुबोया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सरफेस के ऊपर भी हो रहा
और यानी सरफेस के ऊपर भी पेनिट्रेट हुआ वो और अंदर भी डिसॉल्व हो गया। क्लियर? ये दोनों चीज, हालांकि एक साथ पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वहां पे एडजॉर्प्शन भी अगर होता और साथ में पानी अंदर भी पूरी तरीके से घुल जाता तो वो क्या कहा जाता? एक तरीके का जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि पुराने टाइम पे जो ब्लीच करने के लिए हम कपड़े देते थे, कलर करने के लिए कपड़े देते थे, क्लियर ना? जो भी दुपट्टा वगैरह होता है, फॉर एग्जांपल आपने कलर करने के लिए दिया किसी लॉन्ड्री के अंदर, तो वो क्या करता है, उसको पर्टिकुलर कलर के अंदर डालता है, डाई के अंदर डालता है, क्लियर? फिर उसको जैसे बाहर निकालता है तो क्या वो जो कपड़ा है वो पूरी तरीके से उसको सोख भी लेता है और उसकी सरफेस के ऊपर भी वो कलर दिखता है, दिखता है ना? वो कपड़े के सरफेस के ऊपर भी आपको कलर दिखता है और अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ कलर भी अंदर कपड़े के अंदर होता है, हर एक थ्रेड में वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। रेडी? तो वो उसका बेस्ट एग्जांपल है, मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हाट? when both adsorption and absorption take place simultaneously, एक साथ, समझना क्या, एक साथ अगर एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन प्रोसेस अगर एक साथ हो रही है, क्या? एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन प्रोसेस अगर एक साथ साइमल्टेनियसली हो रही है, समझना, एक साथ हो रही है तो उसको क्या कहेंगे हम? एब्जॉर्प्शन। बराबर? टर्म्स को समझिएगा बच्चों, अगर टर्म्स आपके दिमाग में बैठ गए तो बहुत इजी है चैप्टर, फिर चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। चलिए, हमने कितने टर्म्स पढ़ लिए यहाँ पे? एक हमने पढ़ा क्या? एडजॉर्प्शन, एक हमने पढ़ा क्या? एब्जॉर्प्शन, एक पढ़ा एडजॉर्बेट, एक पढ़ा एडजॉर्बेंट, एक पढ़ा एब्जॉर्बेंट, एक पढ़ा एब्जॉर्बेट, बहुत सारे टर्म है, डिसॉर्प्शन, जॉर्प्शन, क्लियर? ये सारी बातों को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से बिठाना है, ठीक है? अगर आपके दिमाग में ये चीज विद एग्जांपल अगर है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आप इसके अंदर चाहे कितने भी ट्विस्टेड एमसीक्यू आ जाए। क्लियर? चलिए, यहाँ पे एक चीज और मैंने लिखी हुई है, फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। एक्चुअल में मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया जो कि मैंने कहा कि आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ गए, क्लियर ना? डाई हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ पैलेडियम मेटल। पैलेडियम मेटल यानी कि सॉलिड हुआ, तो सॉलिड के अंदर जब डाई हाइड्रोजन गैस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हुआ, पूरी तरीके से सरफेस मेटल की मेटल है उसकी सरफेस पे अंदर तक नहीं घुस सकता वो, लेकिन सरफेस के ऊपर वो कुछ प्रकार के लेयर बना सकता है, वो हुआ एड्सॉर्प्शन। तो वो जो है वो प्रोसेस, व्हाट? गैस ऑन लिक्विड, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड। कोई गैस जब सॉलिड की सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, प्रॉपर्ली उसके अंदर एड्सॉर्ब होता है, तो उस वक्त कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस लाते हैं, कौन सा फैक्टर है जो वहां पे इफेक्ट करते हैं? जैसे कि नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉलिड, दोनों मैंने साथ में लिखा हुआ है, व्हाट? नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉलिड। हाँ, सॉलिड और गैस का नेचर कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा। रेडी? देन सरफेस, क्योंकि देखिए एक सॉलिड मैंने लिया फॉर एन एग्जांपल, एक ऐसा सॉलिड मैंने लिया है जो क्या एकदम लचीला है, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड, माफ कीजिए, क्लियर? वो दोनों प्रकार का हो सकता है, तो नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, हाँ कितना बड़ा सरफेस एरिया है उस पर भी खास डिपेंड करेगा। रेडी ना? मैं एड्सॉर्ब करवा रहा हूँ छोटे से के अंदर एड्सॉर्ब करवा रहा हूँ और बड़े से के अंदर एड्सॉर्ब करवा रहा हूँ, सीधी बात है, क्लियर? तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस के ऊपर ये जो इतना बड़ा बोर्ड है उसके ऊपर मैं लाइन कर रहा हूँ और छोटा सा मेरे पास बोर्ड है उसके ऊपर मैं लाइन कर रहा हूँ, तो डिपेंड करता है। रेडी? सरफेस एरिया के ऊपर प्रेशर ऑफ गैसियस, गैसियस का प्रेशर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रेशर से गैस को एब्जॉर्ब करवाया है सरफेस के ऊपर, क्लियर? एंड आखिरी जो है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट का एक्टिवेशन। ये जो टर्म है ना उससे एक थियरी निकलती है, क्या? मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको सिखाऊंगा कि एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, क्यों सरफेस फिनोमिनन होते हैं। मैंने आपको कहा ना कि सरफेस फिनोमिनन होने का रीजन क्या है। देखिए मैं आपको एक सीधी बात में समझाता हूं कि मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मैंने पानी भरा हुआ है, समझना बहुत इजी है, थोड़ा समझोगे तो भी दिमाग में बैठ जाएगा। इसके अंदर मैंने क्या भरा हुआ है? किसी भी प्रकार का एक लिक्विड, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर भरा हुआ है। रेडी? तो इस वाटर के अंदर एक्चुअल में क्या होगा, जो अंदर का कोई पार्टिकल होगा इन द बल्क, बल्क मींस बहुत सारे पार्टिकल, इन द बल्क अंदर की तरफ, ये जो है अंदर की तरफ जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल को, समझना आप लोग वो चीज सीख के ही आए हो, उस पार्टिकल को ऊपर से भी कोई पार्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ से भी कोई पार्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ से भी कोई पार्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, इस तरफ से भी लगा रहा होगा, यहाँ भी लगा रहा होगा, यहाँ भी लगा रहा होगा, क्लियर ना? यानी कि
इस पार्टिकल को दूसरे जो बाहर के पार्टिकल है, वो बाहर के पार्टिकल क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। क्लियर? ये बाहर निकल गया, समझना पानी के अंदर का ही पार्टिकल है। अंदर ये जो है ना वो अंदर का पार्टिकल है, इन द बल्क, ये अंदर की बात, रेडी, अंदर की बात चल रही है कि भाई अंदर पानी के अंदर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल, उसके लिए जो पल्स होती है वो। अब समझिए, इसी चीज को मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं और समझना बहुत इजी है। क्यों होता है एड्सॉर्प्शन, वो आपको मैं समझा रहा हूं। एड्सॉर्प्शन होने के पीछे का रीजन क्या है, रेडी समझना। एक्चुअल में जब आप इक्विलिब्रियम पढ़े थे, इक्विलिब्रियम के मैंने अंदर बहुत से छोटे से टर्म पे ये चीज आपको पढ़ाई थी। देखिए यहाँ पे जैसे कि सरफेस के ऊपर जो कोई पार्टिकल होगा, जो सरफेस के पास होगा, पानी की सरफेस है, मैंने पानी लिया, पानी की एक सरफेस है, उसके पास अगर कोई पार्टिकल होगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से फोर्स करने वाला पार्टिकल तो मिल जाएगा, यहाँ से फोर्स करने वाला पार्टिकल मिल जाएगा, यहाँ से फोर्स करने वाला पार्टिकल मिल जाएगा, यहाँ से फोर्स करने वाला मिल जाएगा, पर इसको ऊपर से कोई फोर्स करने वाला पार्टिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर? यानी कि ये जो पार्टिकल जो कि सरफेस के ऊपर है, समझना मैं आपको जो बोल रहा हूं, जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है वो पार्टिकल, उस पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उसको अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा, नीचे की तरफ से लगा, मतलब कि अनबैलेंस हो गया। इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अनबैलेंस हो गया, समझना यहाँ पे अनबैलेंस हो गया, तो ये भाई क्या करेगा, सरफेस के ऊपर कोई ऐसी चीज को खुद के पास लाने की ट्राई करेगा जो क्या करे, इसके ऊपर के फोर्स को क्या करे, बैलेंस करे, सॉरी नीचे के फोर्स जो लग रहे हैं उसको ऊपर की फोर्स की मदद से क्या करे, बैलेंस करे, ऐसा वो ट्राई करेगा ना। क्लियर? और एड्सॉर्प्शन होने के पीछे का रीजन ही वही है, क्या, कि ये जो पार्टिकल है, समझना, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या होता है, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स जो बाकी है, जो फोर्स की उसे जरूरत है, ये ब्लू पेन से दिखाता हूं, ये जो फोर्स की उसको जरूरत है, वो जरूरत कौन पूरी करेगा, एड्सॉर्प्शन के अंदर हमने जो एड्सॉर्बेट लिया है इस सरफेस के ऊपर, जो चीज एड्सॉर्बेट, जो चीज क्या होने वाली है, एड्सॉर्ब होने वाली है सरफेस के ऊपर, वो क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है। ये बोर्ड है, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पे लाइन किया तो क्या ये लाइन यहाँ से नीचे गिर गई, नहीं, क्यों, क्योंकि जहां पे मैंने लाइन किया है वहां पे जो बोर्ड के पार्टिकल है वो पार्टिकल सरफेस के ऊपर के पार्टिकल है। ये तो मैं सॉलिड का एग्जांपल ले रहा हूं, एक्चुअल में होता नहीं, क्या उसके ऊपर के पार्टिकल है तो वो उसको क्या करेगा, सरफेस के ऊपर पकड़ के रखेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल को नीचे वाले पार्टिकल ने फोर्स लगाए रखा होता है, उसको तो बैलेंस होता है, बैलेंस होना है, ये तो अनबैलेंस होता है, और इसी वजह से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है कि भाई रीजन बताओ, एड्सॉर्प्शन होने का रीजन क्या है, तो ये पूरी चीज आपको एग्जांपल के साथ समझानी पड़ती है कि इसकी वजह से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन फिनोमिनन होते हैं। समझना, सॉरी समझ में आई बात, अच्छी तरीके से समझिएगा, रेडी, क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है कि ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ना, वो एड्सॉर्प्शन एक्चुअल में दो प्रकार का होता है। क्या, ये जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्प्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। समझना, दोनों बहुत इजी है। पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या है, देखिए, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन क्या है, समझना। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन मींस व्हाट, कि यहां पे जैसे मैंने सरफेस लिया, जैसे कि मैं कोई सरफेस ले लेता हूं, ये मेरे पास एक सरफेस है, बराबर, इसके ऊपर कोई भी चीज को मैं क्या करवा रहा हूं, एड्सॉर्ब करवा रहा हूं, एड्सॉर्ब करवा रहा हूं, बराबर, यानी एड्सॉर्ब होने वाली चीज, यानी कौन, एड्सॉर्बेट, कौन, एड्सॉर्बेट, क्या, एड्सॉर्बेट, और ये कौन है हमारा, एड्सॉर्बेंट। क्लियर? ये तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब अगर समझना, मैं आपको समझा रहा हूं क्या, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन मींस व्हाट, अगर एड्सॉर्बेट की मात्रा, कंसंट्रेशन एड्सॉर्बेंट के बल्क कंसंट्रेशन से बढ़ जाए, ये क्या हो जाए, बढ़ जाए, ये बढ़ जाए और ये कम रह जाए, तो इस प्रकार का जो एड्सॉर्प्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। याद रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, क्या, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन मींस व्हाट, अगर ऊपर से जो सरफेस के ऊपर हम जो
एड्सॉर्ब करवा रहे हैं, जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है कंपेयर टू एड्सॉर्बेंट, बल्क इन एड्सॉर्बेंट जो है वो बढ़ जाता है तो वो क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। और दूसरी बात समझना, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है। मैं बात करता हूं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या है समझना अच्छी तरीके से। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन मींस व्हाट, यही चीज लेकिन इसका ऑपोजिट। मेरे पास ऐसी ही सरफेस है जो कि एक क्या है, एड्सॉर्बेंट है, और यहाँ पे मैंने कोई भी चीज को एड्सॉर्ब करवा रहा हूं मैं, यानी कि मेरे पास जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्बेट, तो एड्सॉर्बेट की मात्रा क्या हो जाती है जब मेरे पास कम, क्या हो जाता है, एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम। समझना बहुत इजी है। एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन जब क्या हो जाती है, कम। अगर एड्सॉर्प्शन के अंदर एड्सॉर्बेट कम हो जाता है और एड्सॉर्बेंट बढ़ जाता है कंपेयर टू एड्सॉर्बेट, तो उस प्रकार का जो एड्सॉर्प्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। रेडी, अच्छी तरीके से इस बात को याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो। ये जितने भी टर्म हम यहाँ पे पढ़े उसके साथ हमें एक थियरी और पढ़नी है, लेकिन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको थियरी पढ़ाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वो चीज तो पढ़ा दी कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन होता क्या है। अब एक थियरी जो खास आपको ध्यान रखना है, और वो आता भी है कि हमारी जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन हमारी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। और उसके साथ ही मैं इस एड्सॉर्प्शन फिनोमेनन को थर्मोडायनामिक्स के साथ कनेक्ट करूंगा। ध्यान रखना, वो आपके जी के लिए बहुत काम का टॉपिक रहेगा। क्या, थर्मोडायनामिक्स के साथ में इस एड्सॉर्प्शन को कनेक्ट कर रहा हूं कि इसके अंदर थर्मोडायनामिकली क्या चेंज आते हैं। रेडी, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट है कि भाई एड्सॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, क्यों, ऐसा क्यों, समझना। जैसे हमने यहाँ पे अभी मैंने आपको एक बीकर ड्रॉ करके बताया था कि भाई इसके अंदर सपोज मैंने पानी के मॉलिक्यूल ले लिए है, रेडी, और वो मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई, डायरेक्ट मैं सरफेस के ऊपर बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल उसको हर एक ओर से फोर्स लगता है, लेकिन ऊपर की ओर से फोर्स नहीं लगता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको मेंटेन, उसको बैलेंस करने के लिए ही तो एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्बेट को पकड़ के रखता है, ये जो एड्सॉर्बेट होता है वो, बराबर ना। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, सरफेस के ऊपर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि एड्सॉर्ब ड्यूरिंग, आप ऐसा कह सकते हो, ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, व्हाट, ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सरफेस इज डिक्रीज, वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस की जो एनर्जी होती है ना, ये जो सरफेस एनर्जी, यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझना, वो सरफेस के ऊपर जो एनर्जी होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा एनर्जी थी, क्योंकि वो क्या कर, वो एनर्जी की मदद से क्या कर रहा था, एड्सॉर्बेट को खुद के तरफ पकड़ के रख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब एड्सॉर्बेट आने लगा, मैंने कहा ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जब चालू है, उस प्रोसेस के दौरान ये जो है सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। समझ में आई बात। और ये जो धीरे धीरे कम होती जाएगी सरफेस एनर्जी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, इसका जो रिजल्ट वो क्या होगा, हीट में तब्दील होगा। वो क्या होगा, हीट में तब्दील होगा। अगर वो हीट में तब्दील होगा तो हमें सरफेस के ऊपर क्या हीट देखने को मिलेगी, और ये हीट की वजह से ये रिएक्शन जो है वो, ये जो फिनोमेनन है वो क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक फिनोमेनन। क्लियर, याद रखना, एड्सॉर्प्शन जो एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सरफेस के ऊपर क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जिसकी मदद से सरफेस एनर्जी है वो कम होने लगती है, और वो तब्दील हो जाती है किसके अंदर, हीट के अंदर। और अब मैं इसको थर्मोडायनामिक्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ये हीट की वैल्यू जो है वो क्या होने लगती है, ये हीट की वैल्यू बढ़ने लगती है, वैसे यहाँ पे हीट जनरेट होने लगता है, क्योंकि सरफेस एनर्जी है वो कम होने लगी। इसके लिए ये जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। रेडी, क्यों ऐसे, इस ये चीज जो है ना उसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। आप एक चीज पढ़ के आए थे, समझना, कौन सी चीज, डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी, पढ़ी थी आपने, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी पढ़ा था ना।
ये डेल एच, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। रेडी, इस फॉर्मूला, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता था। मैंने आपको कहा था थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी जगह पे कनेक्टेड है, यहाँ पे मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ। देखिए ये जो डेल एच की वैल्यू है ना वो नेगेटिव हो जाती है, क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्चुअल में, ये जो एडजॉर्प्शन, ये सारी बातें को लिखते रहेगा, नोट डाउन करते रहिएगा खास क्या, ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस वो एक्चुअल में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि मैं तो कहता नहीं उसको कि भाई तू इसको पकड़ के रख, वो तो उसकी खुद की टेंडेंसी है कि वो अट्रैक्ट करके रखता है किसको, एडजॉर्बेट को, यानी कि ये लाइन यहाँ पे ही रहेगी। क्यों, क्योंकि बोर्ड उसको पकड़े रख रहा है, वो खुद कर रहा है, मैंने उसको नहीं कहा, ना ही मैंने कोई बाहर से कोई नई चीज उसके ऊपर इंप्लीमेंट की, बराबर। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ध्यान रखना आप लोग वो चीज पढ़ के आए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी को कंपलसरी क्या होना है, नेगेटिव होना है। रेडी ना, वो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ा दिया, रेडॉक्स के लिए था कि वो क्या, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव, समझना। तो यहाँ पे तो हम सरफेस फिनोमेना की बात कर रहे हैं, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी होगी ना ये नेगेटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, जैसे ये हो गया 5 और ये कम हो गया, ये हो गया 3, तो 5 - 3 ये क्या हो जाएगा, +2। डेल्टा जी नेगेटिव नहीं रह पाएगा, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो पॉजिटिव कब रह सकता है, जब ये डेल एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। ये डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो तभी। और ये कब होता है, ये सरफेस एनर्जी कम होने की वजह से, एक्सोथर्मिक एडजॉर्प्शन के अंदर जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसकी वजह से, हीट की वजह से डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यानी कि डेल एच की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 से कम। उसकी वजह से डेल जी भी क्या हो जाता है, 0 से कम। एक और चीज भी मैं आपको सिखाता हूं, वो है यहाँ पे देखिए, ये डेल एस आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़े क्या, डेल एस, एंट्रोपी चेंज, क्लियर ना। इसको हमने क्या कहा था, एंट्रोपी, एंट्रोपी में आया हुआ चेंज। अब ये एंट्रोपी में जो चेंज आता है ना, वो भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों, देखिए फॉर एन एग्जांपल, मैं गैस ऑन लिक्विड की बात कर रहा हूं, गैस ऑन लिक्विड, माफ कीजिए, गैस ऑन सॉलिड की बात कर रहा हूं। तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे, या लिक्विड भी ले सकते हो आप, जैसे ही आपने गैसेस के मॉलिक्यूल को सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवाना चालू किया, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस आपने चालू की, गैसेस पहले तो बहुत फैले हुए थे, यानी कि उसकी जो इरेगुलरिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। डेल्टा एस मींस व्हाट, डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, इरेगुलरिटी ना। डेल्टा एस का मतलब क्या होता है, फैल जाना, सारे मॉलिक्यूल की इरेगुलरिटी, समझना। रेगुलर मॉलिक्यूल जो है, जैसे कि डेल्टा एस है, गैसियस मॉलिक्यूल होता है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ये बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं, यानी इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा होती है उनकी, वेरी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होती, तो वो इरेगुलरिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे ही वो सरफेस के ऊपर क्या होने लगेगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा, वैसे वैसे क्या होने लगेगा, सरफेस के अंदर वो आया तो क्या, इरेगुलरिटी कम हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास में आके क्या होने लगे, सरफेस के ऊपर चिपकने लगे। यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डेल एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इस सारे फंडा को याद रखना, बहुत काम में आएगा ये जी के अंदर। क्या, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, माफ कीजिए, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ सरफेस एनर्जी। उसकी वजह से डेल्टा जी को भी नेगेटिव लाना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसको नेगेटिव लाने के लिए प्लस दूसरा, ये जो डेल एस की वैल्यू है वो भी क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है, क्योंकि क्या हो जा रही है, इरेगुलरिटी वो धीरे धीरे कम होने लगी है, बराबर। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना के अंदर डेल एच की वैल्यू भी नेगेटिव रहती है, डेल जी की वैल्यू भी नेगेटिव रहती है, डेल एस की वैल्यू भी नेगेटिव रहती है, याद रखना खास। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भाई डेल एस की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा ना। ये डेल एस की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वो भले पॉजिटिव हो गया, लेकिन डेल एच की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू तो क्या है, नेगेटिव ही है। यानी कि ये जो है, समझना, यहाँ पे ये जो टी डेल एस की वैल्यू जो है वो इतनी नेगेटिव लेनी, सॉरी इतनी लेनी है, और डेल एच की वैल्यू इतनी लेनी है जिसकी दोनों की मदद से डेल जी क्या बने, नेगेटिव। तो आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर खुद जानते हो कि डेल एच की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, मोर नेगेटिव। अगर ये जितना ज्यादा नेगेटिव लेंगे सामने ये क्या होने वाला है, कम ही हो जाएगा, क्लियर ना। ये मैंने -5 लिया है, समझना, ये मैंने -5 लिया है, ये नेगेटिव वैल्यू रहनी चाहिए, आंसर नेगेटिव में निकलना चाहिए। -5 लिया है, ये मैंने 2 लिया है, -2 सॉरी,
तो -2 माइनस माइनस +2 तो -5 प्लस, समझना, -5 + 4 क्या रह जाएगा आंसर -1। यानी कि डेल एच की वैल्यू आफ्टर ऑल क्या रहनी चाहिए, डेल एच की वैल्यू आफ्टर ऑल क्या रहनी चाहिए, नेगेटिव रहनी चाहिए। क्लियर, उसके लिए मैंने उसको मेंशन किया हुआ है। और डेल एच की वैल्यू तो खुद नेगेटिव ही होती है, कम ही होती है ना, डिक्रीमेंट आता है डेल एच में, इरेगुलरिटी कम होने लगती है इसकी वजह से, बराबर। तो हमें डेल एच की वैल्यू ऐसे लेनी पड़ती है जैसे डेल एच की वैल्यू क्या रहे, मोर नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें डेल जी की वैल्यू नेगेटिव लानी होती है, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा होता है। इतनी सारी चीजों को कंबाइन किया है तो याद रखना कि एडजॉर्प्शन के अंदर डेल एच नेगेटिव, डेल जी नेगेटिव, डेल एस इवन नेगेटिव, और ये चीज जो है उसके अंदर अगर एडजॉर्प्शन का कोई भी फिनोमेना अगर यूज हो रहा है तो वहां पे डेल जी की वैल्यू नेगेटिव रहती है। इस बात को खास दिमाग में रखना। क्लियर, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक है उसके अंदर हमें ये सारी बातों को डिटेल में पढ़ना ही है, बराबर। इसको जी के लिए आप इसे नोट डाउन कर दीजिएगा, जी के लिए बहुत काम का टॉपिक है और नीट के लिए भी बहुत काम का टॉपिक है। क्लियर, खास ध्यान रखिएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा दीजिएगा, ये आपको बहुत काम में आएगा। रेडी, समझ में आई बात, कॉन्सेप्चुअल है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इतना सारा जान लिया है। पहला लेक्चर था, कितने भी टर्म्स थे वो सारे टर्म्स हमने जान लिए। क्लियर, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, वो सारी बातें इन शॉर्ट, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, सारी बातों को हमने जान लिया। क्लियर, और उस सारे टर्म्स को अच्छी तरीके से खुद से नोट्स बनाइएगा, लिखने की ट्राई कीजिएगा अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो आपको नोट्स के फॉर्म में लिखना ही है, लेकिन आप खुद से भी नोट्स बनाइएगा कि भाई एक्चुअल हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होते हैं, नए नए एग्जांपल ढूंढिएगा। क्लियर, और आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। आपको अगर कुछ भी ऐसा डाउट्स लग रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो जो है वो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, जहाँ पे जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मैंने बहुत अपलोड कर दिया है पूरा, वो समझ में नहीं रहा है, तो उन बच्चों तक ये सारी वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।